रमन एक छोटे से गांव में झोपड़ी में अपनी माँ शकुंतला के साथ रहा करता था। शकुंतला का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उसे पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। रमन अच्छे स्वभाव का था और इंटेलिजेंट भी था और कॉलेज में सबकी मदद भी करता था। रमन की क्लास में एक लड़की थी हेमा, जो कि उसकी क्लास में पढ़ती थी। फिर एक दिन रमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा साइड में आओ। हेमा, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुक सकती हो? हेमा कॉलेज की कैंटीन के बाहर रमन का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर के बाद रमन हेमा के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ काम था क्या? कुछ काम होगा तभी आओगे क्या तुम मेरे पास? उस लड़की से तो तुम बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे, मुझसे बात करने में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हे भगवान, तुम्हें कैसे समझाऊं? वो मुझसे नोट्स लेने आई थी और नोट्स के बारे में ही मुझसे कुछ पूछ रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम चुप रहो और चलो मेरे साथ। हेमा रमन को हाथ पकड़कर अपनी कार में ले जाती है और उसके साथ घूमने चली जाती है। हेमा एक और अमीर घराने की लड़की थी। हेमा रमन के साथ शुरू से कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी और रमन को पसंद करने लग गई थी, उससे प्यार भी करती थी। कॉलेज के बाद दोनों घूमने जाते थे। फिर एक दिन दोनों बाजार में हाथ पकड़कर घूम रहे थे। बाजार में घूमते हुए हेमा के पापा मुकेश उन दोनों को देख लेते हैं। बेटी देख, मेरी बात तू ध्यान से सुन ले। वो लड़का जो है ना, वो बहुत गरीब है और हम अमीर। हम राजा महाराजा के खानदान के हैं और वो गरीब भिखारी। तू उससे दूर रहेगी ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। पापा, मैं रमन से बहुत प्यार करती हूँ और रमन भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल भी रखता है और मैं उसी से ही शादी करूँगी। ऐसा बोलकर हेमा अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन सुबह जब हेमा कॉलेज जाती है और क्लास ओवर होने के बाद हेमा रमन के साथ पार्क में जाती है और अपने दिल की सारी बातें बोल देती है। रमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हेमा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर रमन, बोलो रमन, क्या पर? हेमा, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुम अमीर हो और मैं एक गरीब। मैं गांव में एक झोपड़ी में रहता हूँ और शहर पढ़ने के लिए आया हूँ। तुम शायद मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी शादी के बाद। रमन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी। ठीक है, हम दोनों शादी करेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले मानेंगे मुझसे शादी करवाने के लिए? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब है, मेरा पूरा गाँव गरीब है, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, तो फिर तुम्हारी फैमिली मानेगी? रमन, मुझे पता है पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे और मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। चलो हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रमन और हेमा मंदिर में शादी कर लेते हैं। रमन शादी के बाद हेमा को अपने गांव लेकर चला जाता है। शकुंतला रमन और हेमा के गले में माला दिखकर समझ जाती है और बोलती है, बेटा तो ये सब मुझे पहले बता सकता था, फिर मैं खुशी के साथ तेरी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ सबके सामने करवा देती। बेटे जैसा प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ वैसा मैं तुझसे भी करूँगी और तुझे अब इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे इस घर में जिस चीज की जरूरत हो तू मुझे बता दियो। और रमन बेटा, अब तू बहू को अंदर ले जा और जाके आराम कर ले। शकुंतला ऐसा बोलकर रसोई में जाकर बहू आने की खुशी में सभी के लिए हलवा बनाती है। हेमा भी कमरे में जाकर आराम करती है और कमरे को पूरा देखती है। रमन हेमा को देखकर बोलता है, हेमा, तुम मेरे छोटे से झोपड़ी को क्या ध्यान से देख रही हो? मुझे पता है तुम्हें यहाँ दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें आदत तो डालनी होगी। रमन, मेरे लिए ये झोपड़ी भी महल है और मुझे तुमसे प्यार है तो मैं तुम्हारे लिए ये झोपड़ी में भी रह लूंगी और माँ जी का पूरा ध्यान भी रखूंगी। रमन बेटा, बहू को बाहर ले आ, मैंने गृह प्रवेश की पूरी तैयारी कर ली है। शकुंतला की आवाज से दोनों बाहर आते हैं और शकुंतला अपनी बहू हेमा को चावल भरे लोटे से हेमा का गृह प्रवेश कराती है और दोनों को अपने हाथों से हलवा खिलाती है। रमन और हेमा दोनों शकुंतला के पैर छूते हैं कि तभी शकुंतला बोलती है, जीते रहो तुम दोनों और हमेशा खुश रहो। बहू तू जाके कपड़े बदल ले, मैंने आज सभी के लिए खाना बनाया है और फिर तुम आके खाना खा लेना। माँ जी, आपने सब्जी तो टेस्टी बनाई है। मेरी माँ के हाथ का खाना होता ही इतना अच्छा है। मेरी माँ ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस बस बेटा, इतनी तारीफ मत कर अपनी माँ की। हर माँ के हाथों का खाना बच्चों को अच्छा ही लगता है। क्यों बहू, तुझे भी तो अपनी माँ के हाथों का खाना अच्छा लगता होगा। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ पली बड़ी हूँ, पर अब मुझे मेरी माँ मिल गई है यहाँ।
खाना खाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले शकुंतला रमन के कमरे के बाहर से रमन को आवाज लगाती है। तभी रमन आवाज सुनकर उठ जाता है और हेमा को उठाते हुए बोलता है, हेमा, हेमा उठ जाओ, माँ बाहर से आवाज लगा रही है। गांव में पानी का टैंकर आया है, माँ ने भर के बाथरूम में रख दिया है, जाओ नहा लो। रमन इतनी सुबह टैंकर क्यों? हम लोग तो मोटर चलाकर नहा लेंगे ना, तो बाहर टैंकर से पानी लाकर क्यों नहाए? हेमा, तुम भूल गई क्या? तुमने तो मोह में कर लिया अपना खुद का। अरे यार, तुम भूल चुकी हो क्या? ये गांव है, यहाँ मोटर कहाँ से आएगा? मोटर का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। और गांव में पानी का टैंकर ना सुबह आता है और शाम को भी आता है। सभी गांव वाले टैंकर से पानी भर के काम करते हैं। हेमा बाहर जाकर नहाने के लिए चली जाती है और जब वो रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है और देखती है कि रसोई में गैस की जगह मिट्टी का चूल्हा है, तभी हेमा शकुंतला से बोलती है, माँ जी, मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं है, और फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? बहू तू चिंता क्यों करती है? मेरे साथ चल, मैं अभी बना देती हूँ चाय। तू धीरे धीरे सब सीख जाएगी। शकुंतला और हेमा रसोई में जाते हैं और हेमा अपनी सास को चूल्हा जलाते हुए और चाय बनाते हुए देखती है। चूल्हे में आग के धुएं की वजह से वो रसोई से बाहर चली जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बच गई। रसोई में हालत बुरी होगी मेरी तो खांसते खांसते। हेमा, अब तुझे इन सब की आदत डालनी ही होगी, तो तुझे ये सब सीखना ही पड़ेगा। हेमा इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी वो अपनी सास और पति के साथ झोपड़ी में खुशी खुशी रह रही होती है। हेमा धीरे धीरे चूल्हे पर खाना बनाना सीख ही जाती है और सुबह शाम सभी के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने गांव की झोपड़ी के घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, पापा, आप यहाँ कैसे? और आपको मेरा ससुराल किसने बताया? बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी सहेलियों से तेरे यहाँ का पता ले लिया मैंने और मैं तुझसे मिलने आ गया। बेटा, तू खुश तो है ना? अगर कोई दिक्कत हो ना तो अपने पिता को बताइयो। हाँ पापा, मैं माँ जी और रमन के साथ बहुत खुश हूँ। और पापा, मैंने खाना बनाना भी सीख लिया है और माँ जी बहुत अच्छी है, जो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। पापा, ये माँ जी है। माँ जी, ये मेरे पापा हैं और मुझसे आज ये मिलने आए हैं। आप दोनों बात कीजिए, मैं चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। हेमा सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रमन भी आ जाता है और सभी के साथ में चाय नाश्ता करने लगता है और बातें करते हैं। हेमा के पापा हेमा को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि वो अपने झोपड़ी वाले ससुराल में खुश है और हेमा और हर दिन की तरह अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है। नेहा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की काफी समय पहले एक हादसे में जान चली गई थी, इसीलिए अब कामिनी ने ही अपनी बेटी नेहा को पाला था। बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से कामिनी अपने घर में बहुत सादा खाना ही बनाया करती। ऐसे ही हर दिन की तरह कामिनी ने घर पर दाल चावल बनाए हुए थे और स्कूल से नेहा लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बेटा, बनाया है ना, दाल चावल बनाया है और आलू का चोखा। लेकिन माँ, कल भी तो खाया था ना दाल चावल और चोखा, और परसों भी, और फिर उससे एक दिन पहले भी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन घर में जो होगा मैं तो वही बनाऊंगी। आज और खा ले, कल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ, आप कुछ अलग क्यों नहीं बनाती हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा घर से बाहर चली जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त सुमन मिलती है। वहीं दूसरी ओर घर में नेहा की माँ कामिनी रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब क्या करूँगी? मेरी एक ही बेटी है, लेकिन गरीबी के चलते उसका भी कुछ पसंद का खिला नहीं पाती हूँ। यहाँ कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा को गुस्से में देखकर सुमन उससे कहती है, अरे नेहा, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। हर दिन किसी न किसी बात पर मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यार बाजार जा रही थी, सोचा कि आज बाहर से ही कुछ खा लूं। तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसी के साथ चलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे तुझे क्या हो गया? अब कहाँ अपने सपनों में खो गई तू? कुछ नहीं, बस तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ खा सकूं। अरे तो क्या हो गया, मैं दे दूंगी तेरे पैसे भी।
तू बस मेरे साथ चल, हम दोनों खा लेंगे। अब दोनों बाजार कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेहा की माँ कामिनी उसका इंतजार कर रही थी, पर अभी तक नेहा घर नहीं आई थी। उसकी चिंता में वो यहाँ से वहाँ घर के बाहर ही टहल रही थी और नेहा सुमन के साथ बाजार में मोमोज खा रही थी और घर पर नेहा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये लड़की गुस्से में ना जाने कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खाना भी ठंडा हो गया है, एक बार गर्म कर देती हूँ, क्या पता आ ही रही हो। कामनी नेहा के लिए खाना गर्म करती है तो वहीं दूसरी ओर नेहा बाजार में चाउमीन के मजे ले रही थी। यहाँ कामिनी खाना गर्म करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है और नेहा का इंतजार करती है। तो बाजार में नेहा गोलगप्पे खाते हुए आनंद ले रही थी। अरे वाह सुमन, ये गोलगप्पे तो बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ मिलता है। नेहा तू भी क्या याद रखेगी, मेरे साथ रहेगी तो मजे में ही खाए पिएगी और ऐश करेगी। यार सुमन, तेरे पापा तो पैसे वाले अमीर हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। हम गरीबों के नसीब में तो बस दाल चावल है। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ। जरूरी नहीं है कि तू रोज रोज दाल चावल ही खाए। सुमन नेहा को अपने पैसों से बाजार में बहुत कुछ खिलाती है और वहाँ नेहा की माँ कामिनी घर पर नेहा का इंतजार कर रही थी और बार बार खाना गर्म कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा भी मुस्कुराते हुए घर आती है और उसे देखकर कामिनी कहती है, बेटी नेहा तू आ गई, चल अब जल्दी से खाना खा ले। बहुत देर हो गई तुझे बाहर गए हुए। मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। चल जल्दी से खाना खा ले बेटा। माँ, मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, बाहर मुझे मेरी दोस्त सुमन मिल गई थी तो उसने मुझे बाजार से बहुत कुछ खिलाया, इसलिए मेरी भूख ही मर गई। क्या कहा? भूख मिट गई? मुझे लगा तू गुस्सा है और कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। माँ आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। नेहा अब सोने चली जाती है और यहाँ कामिनी भी खाना नहीं खाती और खुद भी भूखी सो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में किसी लड़की का जन्मदिन था जो कि एक अमीर परिवार से थी। उसने अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दी थी सिवाय नेहा के, और ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सुमन नेहा के पास आकर कहती है, अरे नेहा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें नैना ने पिज्जा नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही नहीं लिया। क्या कहा, तूने नहीं लिया या उसने नहीं दिया? मैं सब जानती हूँ कि नैना तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा चलो उसकी बात जाने दो, एक काम करते हैं कि हम दोनों साथ में पिज्जे को खाते हैं। लेकिन सुमन, ये तो तुम्हारा पिज्जा है ना, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? तुम खाओ इसे, मैं नहीं खा सकती। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो हम दोनों भी इसे मिल बांट कर ही खाएंगे। नेहा को अब सुमन पिज्जा खाने के लिए दे देती है। नेहा ने पहली बार पिज्जा खाया था, उसे पिज्जे का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार सुमन, ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, लेकिन आज खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तो अमीरों के लिए एक दिन में एक बार के खाने में से एक होता है। मैं तो खुद कभी कभी खा ही लेती हूँ। पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। मुझे तो घर का दाल चावल ज्यादा पसंद आता है। यार तू कितनी लकी है ना, तेरे मम्मी पापा अमीर है और वो तुझे रोज ये अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है, और एक मेरे घर में तो बस रोज दाल चावल ही बनते हैं। अरे अब तू ज्यादा मत सोच और आराम से खा ले, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। नेहा और सुमन पिज्जा खा लेते हैं और यूं ही अब कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, नेहा अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ आपको पता है, आज मैंने पिज्जा खाया था। स्कूल में एक लड़की का जन्मदिन था तो उसने सबको पिज्जा खिलाया। मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। बेटी, ये सब अमीरों का खाना होता है, हम गरीबों के नसीब में ये कहाँ, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। तो तू ज्यादा किसी के साथ ये सब मत खाना, वरना तुझे इन सब की आदत लग जाएगी। माँ एक बात बताओ, आपने कभी खाया है ये अमीरों वाला खाना? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैंने कभी खाया नहीं होगा ऐसा खाना? हम गरीबों के घर दाल चावल बनते हैं, अमीरों का खाना नहीं।
जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, तब से तो मैंने दाल चावल के अलावा कुछ और खाया ही नहीं। इतना कहकर अब कामिनी अपने कामों में लग जाती है और नेहा खुद से कहती है, माँ ने कभी भी अमीरों वाला खाना नहीं खाया है। अब मैं माँ को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यूं ही वक्त गुजरता है और नेहा स्कूल के सभी बच्चों से उनका होमवर्क करवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उनसे बदले में 10 रुपए लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का जन्मदिन था, तो इसीलिए वो होमवर्क करके मिलने वाले पैसों से अपनी माँ के जन्मदिन पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है, जो कि कामिनी ने कभी नहीं खाया था और कुछ को तो देखा तक नहीं था। ये सब कहाँ से आया बेटी? माँ, ये अमीरों वाला खाना है। आपने कहा था ना कि आपने अमीरों वाला खाना कभी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आपके जन्मदिन पर क्यों ना मैं आपको ये खाना खिलाऊं। जरूरी नहीं है ना कि बस अमीर के घर ही अमीरों वाला खाना आए, गरीब के घर भी तो अमीरों वाला खाना हो सकता है ना। लेकिन बेटी, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब नेहा कामिनी को सब कुछ बताती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुकुल बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अपने में ही रहा करता। उसके 2 बेटे थे, धीर और सुधीर। वो अपनी बीवी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता और उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, धीर और सुधीर दोनों बड़े हो गए हैं, अब हमको 2 अच्छी लड़कियां देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, पता है मुझे। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, समझी तुम? मेरा वो मतलब नहीं था जी। हाँ ठीक है, मैं सब समझता हूँ। जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ तुम। मुकुल ये बोलकर चुप हो जाता है और इंदु वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मुकुल और इंदु के बीच हमेशा ऐसी ही खामोशी बरकरार रहती है। एक दिन मुकुल इंदु की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ये सब होता देखकर इंदु खुद मुकुल से कहती है, जी शादी के 25 साल हो गए, लेकिन आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो इंदु, तुम खुश हो ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको हमारे बच्चों की कसम है, अब तो आपको सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इंदु की कसम देने पर मुकुल को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है और वो कहता है, दरअसल तुमसे शादी करने से पहले मैं भोपाल काम करता था और वहाँ मैं मयूरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं अपने गांव वापस आया और पिताजी ने मरते हुए मेरी शादी का वादा तुम्हारे पिता से कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं किसी को भी मयूरा की सच्चाई नहीं बता पाया। आप इतने सालों में मुझे एक बार तो ये सच्चाई बता सकते थे ना, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको कुछ बताऊं। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आप जाइए और उसको यहाँ ले आइए। न जाने बेचारी इतने सालों से कैसे रह रही होगी। इंदु की बात सुनकर मुकुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद वो भोपाल मयूरा को लेने जाता है और इंदु अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सब की तैयारी कर लेती। और कुछ दिनों बाद मुकुल सोनम नाम की एक लड़की के साथ वापस आता है और इंदु उसे देखकर कहती है, जी ये कौन है? इंदु, मयूरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये मेरी बेटी है सोनम। इंदु उसका स्वागत करती है और अपनी घर आई सौतेली बेटी को उससे कमरा दिखाकर आराम करने भेज देती है। जिसके बाद सोनम अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मिस्टर मुकुल, तुमको क्या लगता है तुम मुझे यहाँ अपने घर में रख लोगे और मैं तुमको माफ कर दूंगी? मेरी माँ ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, वो कितना रोई है, कितना तड़पी है और तड़प तड़प कर वो मर गई है। और मैंने खुद समाज में कितने ताने सुने हैं, कितना रोई हूँ। अब मेरे हर एक आंसू का हिसाब तुमको देना होगा। सोनम ये बोलकर अपनी आंख से निकलते आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद वो पहले तो मुकुल के परिवार से मिलने जुलने की कोशिश करती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपना लेते हैं। एक दिन सोनम इंदु के पास आती है और कहती है, माँ आज आप खाना रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटी तो आराम कर, मैं बना लूंगी। सोनम अपनी माँ की नहीं सुनती और खुद खाना बना देती है, लेकिन वो सारा खाना बहुत ही बेकार बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो इंदु का बेटा धीर कहता है, माँ ये कैसा खाना बनाया आपने? इससे वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है।
पर ये खाना तो सोनम ने बनाया है। माना कि आप सौतेली माँ हैं, लेकिन ये आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपकी सौतेली बेटी आपके घर आ गई है तो आप ऐसे झूठ बोलेंगी। सोनम ये बोलते हुए अपने पराठे लेकर कमरे में चली जाती है और ये सब होता देखकर मुकुल कहता है, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। तुम्हारी उससे दिक्कत क्या है? देखो, बेचारी पराठों के साथ अचार भी नहीं लेकर गई। मुकुल ये बोलकर खुद भी वहाँ से उठकर चला जाता है और ये सब होता देखकर इंदु की आंखें भर आती हैं। सुधीर भी ये सब होता देख रहा था, जिसके बाद वो सब समझ जाता है कि सोनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है और सोनम अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती है। जिसके बाद जब शाम को वो मंदिर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और तभी धीर और सुधीर वहाँ आकर उन लड़कों को जमकर मारते हैं और सोनम दोनों से कहती है, थैंक्स भैया इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। तूने राखी बांधी है, तेरी रक्षा करना तो हम दोनों का फर्ज बनता है। आखिर तू बहन है हमारी, सौतेली ही सही। चल अब घर चलते हैं। सुधीर और धीर ये बोलकर सोनम को लेकर घर आते हैं। एक दिन वो खुद से कहती है, इस इंदु की वजह से मुकुल ने मेरी माँ को छोड़ा था ना, अब इसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं तेरी दोषी को तेरे पास भेज रही हूँ ताकि तू उससे अपने सब आंसुओं का हिसाब ले सके। सोनम ये बोलकर घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जैसे ही इंदु सीढ़ियों से उतरने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। सोनम परिवार को दिखाने के लिए इंदु की सेवा का नाटक करती है और शाम के समय अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, आज मेरी माँ की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी अपनी सौतन को दुखी देखकर। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इनके घर सौतेली बेटी नहीं मनहूसियत आई है जो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनम की ये बात दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा था, जो अंदर आकर उससे कहता है, सही कर रही हो तुम इस परिवार के साथ। जिस परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया वो इसी लायक है कि तुम उनको दुख दो और जलील करो। भैया आप यहाँ? हाँ मैं, और मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम इस परिवार का भला नहीं चाहती हो, क्योंकि पापा की वजह से तुम्हारी माँ को दुख मिले थे। लेकिन इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अपने बदले की भावना को साइड में रखकर कभी एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोच के देखो। सुधीर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोनम उसके बात के बारे में सोचती है और रात को हल्दी वाला दूध लेकर अपनी सौतेली माँ इंदु के पास जाती है और उसे कहती है, लीजिए माँ, दूध पी लीजिए। अरे बेटी, तूने क्यों कष्ट किया? मैं ठीक हूँ। सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है, थक गई होगी। जा जाकर सो जा। मुझे आपको ये बताना था कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। आपकी वजह से मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया था, लेकिन मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। मुझे कभी उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये अनर्थ ही नहीं होने देती। जो धोखा तूने झेला है वही मुझे भी मिला है मेरी बेटी। क्या? हाँ, और जब मुकुल जी ने मुझे सब बताया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मयूरा को लेने भेज दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मुकुल जी कभी भी तुम्हारी माँ से बिछड़कर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बस अपने पिता की कसम और वादे की खातिर निभाया। ये जो भी हुआ ईश्वर की नियति थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको माँ बोला लेकिन कभी माँ मान नहीं पाई। लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मेरी कोई लड़की नहीं थी तो मुझे लगा भगवान ने मुझे एक लड़की देकर मेरी झोली भर दी। इंदु ये बोलकर सोनम को गले से लगा लेती है। जिसके बाद सोनम इंदु की दिल से सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनम दिल से सबसे माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ सालों बाद मुकुल सोनम के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और घर आई सौतेली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं मुकुल और इंदु का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।